24 दिसंबर 1999। भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई का वो शर्मनाक चैप्टर जहां हमें आतंकवादियों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। IC-814 कांधार हाईजैक, भारतीय इतिहास का सबसे खौफनाक विमान अपहरण। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. लेकिन ये कहानी सिर्फ उस फ्लाइट में बैठे बेबस यात्रियों की नहीं है। ये है भारतीय एजेंसियों की एक के बाद एक हुई भयंकर गलतियों की, जिसकी कीमत सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने चुकाई। क्योंकि इसके बाद जो आग भड़की उसने पूरी कायनात को हिला दिया। अमेरिका का सबसे भयानक 9/11, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, उरी, पठानकोट और कश्मीर में हुए अनगिनत आतंकी हमले जो आज भी रूह कपा देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हाईजैक रोका जा सकता था, मगर उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी के साले साहब प्लेन में मौजूद थे, सिर्फ उस एक VIP की जान खतरे में ना डालने के लिए। जब फ्लाइट कुछ देर के लिए अमृतसर में लैंड हुई तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, और नतीजा इसका हर्जाना हम आज तक चुका रहे हैं। सिर्फ 3 आतंकी नहीं बल्कि एक ऐसी फिदायीन विचारधारा रिहा हुई जिसने दुनिया को सुइसाइड बॉम्बिंग्स का वो खौफनाक चेहरा दिखाया जो इससे पहले ना किसी ने देखा था न सुना था। इन सब का मास्टरमाइंड मसूद अजहर। रिहा होते ही उसने जैश-ए-मोहम्मद खड़ा किया और बन गया इंडियाज मोस्ट वांटेड। काठमांडू, 24 दिसंबर 1999। टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो एक कॉल इंटरसेप्ट करती है। मैसेज छोटा था लेकिन उसका मतलब बेहद डरावना। खिलौने पहुंच चुके हैं। इंटेलिजेंस की भाषा में इसका मतलब सिर्फ एक था, हथियार पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल था कहां? उसी वक्त एजेंसियों को एक और अहम सुराग मिलता है जिसके तार जुड़ते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। काठमांडू में दाऊद की डी कंपनी का नेटवर्क एक्टिव हो चुका था और फेक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और हथियार का इंतजाम किया जा रहा था। कड़ियां जुड़ चुकी थीं, खतरा साफ था और बहुत बड़ा। तुरंत एक हाई अलर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर भेजा गया, लेकिन अफसोस दिल्ली में बैठे अफसरों ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। यही थी भारतीय एजेंसियों की पहली बड़ी गलती, और दुर्भाग्य की ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे देखने को मिला एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर्स, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेपाल। सुरक्षा के नाम पर हालात किसी बस स्टैंड से भी ज्यादा बदतर। कई एयरलाइंस पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी थी, चेतावनियां दी गई, मगर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इन्हीं हालातों के बीच शाम 4:05 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। 176 पैसेंजर्स, 15 क्रू मेंबर्स और विमान की कमान एक बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन देवी शरण के हाथों में। क्रिसमस बस कुछ घंटे दूर था और प्लेन के अंदर माहौल खुशनुमा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि महज 2 घंटे की ये उड़ान 7 दिनों में बदल जाएगी और मौत के साए में वो उसी प्लेन के अंदर बैठे बैठे एशिया का सबसे खतरनाक सफर करने वाले थे। विमान बादलों को चीरता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। टेक ऑफ को करीब 40 मिनट बीत चुके थे। घड़ी में वक्त शाम के 4:40। केबिन क्रू खाना सर्व करना शुरू करता है। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा जैसे ही कॉकपिट से बाहर निकले, सीट नंबर 1 से एक शख्स अचानक खड़ा हुआ, चेहरे पर मंकी कैप और हाथ में ग्रेनेड। उसने अनिल शर्मा को दबोच लिया और पूरी ताकत से चीख पड़ता है, कोई हिलेगा नहीं, दिस प्लेन इज हाईजैक्ड। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बिजली की रफ्तार से 4 और लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। किसी के हाथ में पिस्टल थी तो किसी के हाथ में चाकू। एक झटके में खाने की ट्रे जमीन पर गिरती है, बच्चे रोने लगते हैं और फिर पूरे प्लेन में सन्नाटा और दहशत। इसी अफरा तफरी के बीच उनका लीडर सीधा कॉकपिट में घुस गया। हाईजैकर ने बंदूक की नली सीधे पायलट की कनपटी पर रखी और दिया सिर्फ एक हुक्म, प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ो, हमें लाहौर जाना है। कैप्टन देवी शरण जानते थे कि प्लेन में फ्यूल सीमित है, लाहौर तक जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सामने बंदूक थी और पीछे 191 जिंदगियां। देवी शरण के पास लड़ने के लिए कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बंदूक का जवाब अपने दिमाग से दिया। हाईजैकर्स की नजर बचाकर बेहद चालाकी से उन्होंने ट्रांसपॉन्डर पर एक सीक्रेट कोड पंच कर दिया। एविएशन की दुनिया में इसका मतलब सिर्फ एक होता है, हाईजैक अलर्ट। कुछ ही सेकंड में भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक लाल अलार्म चमक उठा और पूरे कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 इज हाईजैक्ड। लेकिन केबिन के अंदर हाईजैकर्स इस अलर्ट से अनजान अब अपना असली रंग दिखाने लगे। वो पूरी तरह कंट्रोल मोड में आ चुके थे। यात्रियों को एक एक करके सीटों से उठाया गया, पुरुष अलग, महिलाएं और बच्चे अलग। आंखों पर पट्टियां, सिर झुकाए रहने का हुक्म।
और कोई जरा भी हिला तो अगली सेकंड बंदूक उसकी तरफ। उनका तरीका साफ बता रहा था, ये कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं, ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। ये पांचों एक दूसरे का नाम तक नहीं ले रहे थे, सिर्फ कोड नेम इस्तेमाल हो रहे थे। चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। इन नामों का मकसद सिर्फ पहचान छिपाना नहीं था, बल्कि दुनिया को गुमराह करना था, ताकि किसी को भनक तक न लगे कि शंकर और भोला जैसे नामों के पीछे असल में पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं। उधर रेडार पर अलार्म कब का बज चुका था, लेकिन दिल्ली में बैठे हाई अथॉरिटी को मानो कोई चिंता ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी डिसीजन मेकर्स को यह खबर पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गए। सोचिए, एक हाईजैक सिचुएशन जहां एक एक सेकंड की कीमत जान होती है, वहां हमारे सिस्टम को टॉप लेवल तक सिर्फ खबर पहुंचाने में ही पौना घंटा लग गया। जब तक दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग शुरू होती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन हमसे 40 मिनट आगे निकल चुका था। वहां आसमान में एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। फ्यूल की सुई तेजी से जीरो की तरफ भाग रही थी। कैप्टन देवी शरण हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि फ्लाइट भारत में ही कहीं उतार दी जाए, मगर हाईजैकर्स की जिद और धमकी के आगे वो बेबस थे, और इसी मजबूरी में फ्लाइट अब पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ चुकी थी। कारगिल वॉर हाल ही में खत्म हुआ था। पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। सिर्फ बैटलफील्ड ही नहीं, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। ऐसे माहौल में वो इस हाईजैक में अपनी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहता था। वह दुनिया को यह जताना चाहता था कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान और टेररिज्म तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आगे चलकर हुई जांच ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की इस हाईजैक में गहरी भूमिका को बेनकाब भी किया। लेकिन अभी दिखावे के लिए पाकिस्तान ने साफ अल्टीमेटम दे दिया, अगर विमान उनके एयर स्पेस से बाहर नहीं गया तो इसे फाइटर जेट से मार गिराया जाएगा। अब एक तरफ हाईजैकर्स की बंदूकें थीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मिसाइलों की धमकी। कैप्टन देवी शरण के सामने दो ही रास्ते थे, या तो लैंडिंग का कोई रास्ता निकालो, या फिर इस प्लेन को क्रैश होते देखो। और यहीं वो एक आखिरी दांव खेलते हैं। उन्होंने हाईजैकर्स को झूठ बोला कि फ्यूल खत्म है, अगर तुरंत लैंड नहीं करा गया तो सब मारे जाएंगे, और किसी तरह अमृतसर में रिफ्यूलिंग के बहाने लैंडिंग के लिए मना लिया। शाम के 7 बजे IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यह वो पल था जब पूरे देश की सांसें थम गई थीं। दुश्मन हमारे घर में था, प्लेन हमारी जमीन पर थी, और हमारे पास था सुनहरा मौका, एक कमांडोज ऑपरेशन, और इस कहानी का यही अंत। कैप्टन देवी शरण ने अपनी सूझबूझ से पूरा पासा भारत की झोली में डाल दिया था। उन्हें और हम सबको पूरी उम्मीद थी कि अब यह फ्लाइट वापस उड़ान नहीं भरेगी, मगर इसके बाद जो हमने विटनेस किया वो किसी एक गलती का नहीं, बल्कि एक के बाद एक ब्लंडर्स का नतीजा था। अ कंप्लीट स्ट्रेटेजिक डिजास्टर। सबसे हैरान करने वाली बात, पंजाब पुलिस के DGP सरबजीत सिंह, जो उस वक्त ग्राउंड पर सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्हें इस हाईजैक की खबर किसी ऑफिशियल चैनल या दिल्ली से नहीं मिली। उन्हें यह खबर मिली टीवी न्यूज देखकर, जहां एक तेज निर्णायक एक्शन की जरूरत थी। वहां सिस्टम में था भयानक कम्युनिकेशन गैप। दिल्ली से आदेश आने थे, पंजाब पुलिस इंतजार कर रही थी, NSG तैयार थी, लेकिन क्लियर कमांड किसी के पास नहीं थी। हाईजैकर को रोकना है, लेकिन कैसे? वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। अंदर केबिन में हाईजैकर्स अब दिल मिला रहे थे। धमकियां तेज हो रही थीं, और उसी हड़बड़ी में एक फैसला लिया गया। प्लान यह था कि फ्यूल भरने के बहाने एक टैंकर को प्लेन के आगे खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि वो टेक ऑफ न कर सके, और फिर कमांडोज ऑपरेशन को अंजाम देंगे। कागज पर प्लान अच्छा था, जमीन पर हुआ इसका एकदम उल्टा। टैंकर ड्राइवर प्लेन की तरफ बढ़ा, लेकिन शायद माहौल का तनाव ही इतना था कि वो थोड़ी तेज रफ्तार में प्लेन की तरफ जाने लगा। ATC घबरा गया। उन्हें लगा कि हाईजैकर्स को शक हो जाएगा कि कोई हमला होने वाला है, और चिल्लाकर ड्राइवर को आदेश दिया, धीरे चलो, स्लो डाउन। मिसकम्युनिकेशन कहिए या भारत की बदकिस्मती, ड्राइवर ने धीरे करने की बजाय टैंकर को रनवे के बीचों बीच अचानक रोक दिया। डेड स्टॉप। और बस यही वो एक गलती थी जिसने पूरी बाजी पलट दी। कॉकपिट में बैठे हाईजैकर्स सब देख रहे थे, तेजी से आती गाड़ी और अचानक रुक जाना। उनका शक अब खौफनाक यकीन में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया, ये हमें फंसाने का ट्रैप है, हमें घेर कर मारने की साजिश। और अब सब्र का बांध टूट गया। बौखलाहट में उनके चीफ ने खून बहाने का ऑर्डर दे दिया। एक हाईजैकर ने रूपिन कत्याल को अपनी सीट से खींचा और बड़ी बेरहमी से उन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। प्लेन चीखों से गूंज उठा। उसी पल चीफ ने गन को घुमाया कैप्टन की कनपट्टी पर और उसको कसते हुए प्लेन को टेक ऑफ करने का हुक्म दिया, वरना और लाशें बिछेगी। फ्लाइट में फ्यूल बिल्कुल नहीं था, लेकिन देवी शरण के पास अब कोई रास्ता भी नहीं। मजबूरी में उन्होंने थ्रॉटल दबा दिया। 7:49 पर प्लेन एक बार फिर हवा में उड़ा। भारत ने अपना सबसे सुनहरा मौका गंवा दिया था, और अब इस एक गलती का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना था। फ्लाइट उड़ तो चुकी थी, मगर बिना फ्यूल बस मौत सिर पर मंडरा रही थी।
देवी शरण ने प्लेन को मोड़ दिया, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लाहौर की तरफ। उनका सोचना साफ था, अगर लैंड नहीं कर पाए तो वैसे भी सब मरेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि क्रैश से मरें या पाकिस्तानी मिसाइल से। पाकिस्तान के लिए भी ये नाइटमेयर था। उन्हें भी समझ नहीं आया कि इसे कैसे रोके, इसलिए उन्होंने अपने रनवे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। पूरा लाहौर एयरपोर्ट अंधेरे में डूब गया, लेकिन देवी शरण के पास कोई विकल्प था ही नहीं। जहां उन्हें रोशनी दिखी, उन्होंने विमान उसी दिशा में मोड़ दिया। और तभी एक खौफनाक एहसास हुआ। वो हाईवे के ठीक ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। नीचे गाड़ियों की लाइटें साफ दिख रही थी। ये देखते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। उन्हें लगा अगर अब देर हुई तो विमान रिहायशी इलाके में गिर जाएगा। घबराहट में पाकिस्तानी अथॉरिटीज को झुकना पड़ा। रनवे की लाइटें जलाई गईं और आखिरकार लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। इस तरह मौत के मुंह से वापस आकर फ्लाइट लाहौर में लैंड हुई। यहां उतरते सबको लगा था अब शायद पाकिस्तान प्लेन को रोक लेगा और भारत को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उनका इरादा तो कुछ और था। वहां कोई मीनिंगफुल नेगोशिएशन नहीं होने दी गई। जानबूझकर भारतीय हाई कमिश्नर को एयरपोर्ट पहुंचने में देरी कराई गई और उसी विंडो में प्लेन को जल्द रिफ्यूल करके साफ अल्टीमेटम, गेट आउट इमीडिएटली। विमान ने फिर उड़ान भरी। अगला ठिकाना था कंधार, लेकिन रात का वक्त था और कंधार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी और इसीलिए मंजिल बदल दी गई। हवा में भटकते हुए विमान ने ओमान की तरफ रुख किया। वहां से मिला साफ इनकार, वी डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस। आखिरकार भटकते हुए विमान को दुबई के मिन्हाद एयर बेस पर उतरने की इजाजत मिली। यहां यूएई सरकार ने भारत की मदद की। पहली बार हाईजैकर्स को झुकना पड़ा। महिलाएं और बच्चे रिहा किए गए, लेकिन साथ ही इंडिया को साफ हिदायत दी, नो कमांडो ऑपरेशन हियर। मतलब भारत के हाथ बंध चुके थे। और सबसे दर्दनाक बात, इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद थे। जब प्लेन के दरवाजे खुले तो दिल दहला देने वाला मंजर भी सामने आया। रिहा हुए लोगों के साथ एक शव बाहर आया, रूपिन कटियाल, गुड़गांव का 25 साल का युवक जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहा था। अमृतसर में हाईजैकर्स के चाकू के वार ने उसकी जिंदगी वहीं छीन ली। ऑफिशियली इस पूरी घटना में वो इकलौती जान थी जो नहीं बच पाई, लेकिन दुनिया गवाह है यही आतंकी आगे चलकर कितने मासूमों का खून बहाने वाले थे। अगली सुबह फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है और इस बार अपनी तय मंजिल की ओर, कंधार। लेकिन वहां पहुंचते ही मंजर बदल गया। खेल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ हाईजैकर्स नहीं बल्कि तालिबान भी इस मैदान में उतर चुका था। जैसे ही विमान ने लैंड किया, उसे चारों तरफ से लड़ाकों, टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स ने घेर लिया। तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो सुरक्षा के लिए खड़े हैं और अगर किसी हाईजैकर ने कोई सी भी चालाकी की तो प्लेन को मार गिराया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भारत सरकार तालिबान रेजीम को मान्यता ही नहीं देती थी। मतलब न वहां हमारी कोई एम्बेसी थी, न कोई डायरेक्ट हॉटलाइन और न ही भरोसे की कोई गुंजाइश। रास्ते पूरी तरह बंद थे। सब कुछ एक डेड एंड था। इस नामुमकिन को मुमकिन करने का जिम्मा सौंपा गया भारत के सुपर स्पाई और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोवाल को। सीधे शब्दों में कहें तो वो अब भारत की आखिरी उम्मीद थे। जब वो नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो हाईजैकर्स की डिमांड सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्हें चाहिए थे 36 खूंखार आतंकवादी, $200 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए, और आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश। डोभाल का तजुर्बा बता रहा था कि यह डिमांड महज साइकोलॉजिकल दबाव है। हाईजैकर्स सिर्फ बार्गेनिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें तोड़ा जा सकता था, लेकिन डोभाल के पास जिस चीज की कमी थी वो था वक्त। इधर कंधार में बात अटकी हुई थी तो उधर दिल्ली में सब्र का बांध टूट चुका था। यात्रियों के परिवार वाले अब बेकाबू हो रहे थे। गुस्सा और डर इतना बढ़ गया कि वे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती घुस गए और ब्रीफिंग रोक दी। रोते बिलखते परिवारों की सिर्फ एक ही रट थी, हमें राजनीति नहीं, हमें हमारे लोग जिंदा चाहिए। और इसी आग में घी का काम किया एक रिपोर्ट ने मीडिया में खबर फैल गई। अमृतसर में कमांडो ऑपरेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्लेन में एक बड़े वीआईपी का रिश्तेदार मौजूद था। सच क्या था आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है, इस खबर ने सरकार की कमर तोड़ दी। जनता का दबाव अब बर्दाश्त से बाहर था और उस मोड़ पर आतंकवादियों की बेबुनियाद मांगों के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कंधार में प्लेन के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके थे। गंदगी, बदबू और बीमारियों ने प्लेन को एक गैस चैम्बर बना दिया था। अजीत डोभाल और उनकी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। घंटों चली थका देने वाली नेगोशिएशन का असर दिखा। हाईजैकर्स को झुकना पड़ा। उन्हें अपनी $200 मिलियन और 36 आतंकवादियों की डिमांड छोड़नी पड़ी। सौदा 3 नामों पर तय हुआ। 3 ऐसे नाम जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए काल बनने वाले थे। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। 30 दिसंबर 1999 भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे।
रनवे पर एक तरफ से 3 आतंकी छोड़े गए और दूसरी तरफ से 8 दिन से कैद यात्री बाहर आए। नया साल उन सभी ने अपने परिवार के साथ मनाया। जिंदगियां तो बचा ली गईं, लेकिन भारत की साख को एक गहरी चोट लग चुकी थी। लेकिन असली धोखा तो अभी बाकी था। भारत को उम्मीद थी कि जैसे ही एक्सचेंज पूरा होगा, तालिबान इन हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों को बंधक बनाया था। लेकिन जो हुआ, उसने पाकिस्तान और तालिबान की मिली साजिश को बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार करना तो दूर, तालिबान ने उन हाईजैकर्स और रिहा हुए आतंकवादियों को एक VIP एस्कॉर्ट दिया। उन्हें गाड़ियों में बैठाया गया और पूरी सुरक्षा के साथ पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़कर आया गया। यह साफ हो चुका था, यह हाईजैक सिर्फ कुछ आतंकियों का काम नहीं था। इसके पीछे पूरा का पूरा कंट्री सपोर्ट था। स्क्रिप्ट रावलपिंडी में लिखी गई थी और कंधार का इस्तेमाल स्टेज की तरह हुआ था। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही इन तीनों का स्वागत एक और शैतान ने किया। उनकी मुलाकात हुई 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन से, और फिर शुरू हुआ तबाही का वो सिलसिला जिसे दुनिया आज तक भुगत रही है। मसूद अजहर ने रिहा होते ही जैश-ए-मोहम्मद जैसा खूंखार संगठन खड़ा किया और कश्मीर ने देखा इतिहास का पहला फिदाइन हमला। उमर शेख ने आगे चलकर 9/11 हमलों की फंडिंग की और पत्रकार डेनियल पर्ल का गला काटकर पूरी दुनिया को दहला दिया। वहीं मुश्ताक चरगर को GM में नए आतंकी भर्ती करने का जिम्मा मिला। उस दिन 190 जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन आतंकवाद को एक नई जिंदगी मिल गई। भारत ने उसके बाद कभी कोई हाईजैक नहीं देखा, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद का हर हमला और उसमें मरने वाला हर मासूम इंसान आज भी उन पुराने जख्मों को कुरेद देता है। हर धमाके की गूंज हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। अगर 24 दिसंबर 1999 की उस मनहूस शाम वो हिस्टोरिक ब्लंडर न हुआ होता तो, अगर अमृतसर के उस अंधेरे रनवे पर सही वक्त पर NSG ने ऑपरेशन कर दिया होता तो शायद पुलवामा के वो जवान, पार्लियामेंट हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मी और हजारों बेगुनाह लोग आज हमारे बीच जिंदा होते। लेकिन अफसोस, इतिहास में काश के लिए कोई जगह नहीं होती।